I welcome you all in the e-learning course on applied mechanics. Today's lecture we will discuss about some important definition related to applied mechanics. तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ important definition जो आपके applied mechanics से related है, जैसे मैटर को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह होता है जिसका प्रभाव हमारी ज्ञानेंद्रियां टच करके, देख करके, सूंघ करके अर्थात सेंस करती हैं जिन चीजों को, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जनरली जो स्टेट ऑफ मैटर होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, मेन रूप से जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो 3 पाई जाती हैं, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े भी होंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड ठोस, लिक्विड द्रव अवस्था में, गैस गैसियस फॉर्म में जो होता है। सॉलिड हमारा क्या होता है? जो सॉलिड हमारा होता है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही अधिक होता है। और जो सॉलिड हमारा होता है ये रिजिड होता है। इन पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये इजीली डिफॉर्म नहीं होते हैं, इनका शेप डेफिनिट होता है, इनका साइज डेफिनिट होता है, इनका वॉल्यूम भी निश्चित होता है। वहीं लिक्विड को हम देखें तो लिक्विड में जो लिक्विड के पार्टिकल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से अगर हम कंपेयर करें तो उसकी अपेक्षा कम होता है। इसको हम वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स केस में हम इसको इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं, बट इसको कुछ ना कुछ हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा क्या है? गैस है। अब गैस की अगर हम बात करें तो गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये सबसे कम होता है, और इसीलिए जो है हम इसको इजीली सॉलिड, लिक्विड की अपेक्षा आसानी से डिफॉर्म कर ले जाते हैं। अब दूसरा हमारा क्या आता है? पार्टिकल। कण क्या होते हैं? या जो कण होता है या पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट होता है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। इसका कोई साइज नहीं होता है, लेकिन इसका कुछ मास, कुछ वेट और कुछ ना कुछ ये स्पेस जरूर एक्वायर करता है। और अगर इस पार्टिकल्स को हमको रिप्रेजेंट करना हो तो इसको हम एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा हमारा है बॉडी। बॉडी जो हमारा होता है इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मैटर, बट जो बॉडी होता है ये कई सारे पार्टिकल्स को आपस में कई सारे पार्टिकल्स को लेकर बनता है, और इसका एक डेफिनिट साइज होता है, इनका एक डेफिनिट जो है डायमेंशन होता है, और ये पार्टिकल की अपेक्षा ज्यादा स्पेस एक्वायर करते हैं। तीसरा हमारा आता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? अक्सर आप देखेंगे इन केस ऑफ फिजिक्स, इन केस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, ज्यादातर हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो रिजिड बॉडी पर ही करते हैं। रिजिड बॉडी वैसे आइडियली ये पॉसिबल नहीं है, बट जो है कुछ कॉन्सेप्ट के आधार पर हम रिजिड बॉडी उस बॉडी को कहते हैं। जैसे हम जनरली देखते हैं जब किसी भी बॉडी पर, चाहे वो आपका गैसियस फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन का मतलब जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल क्या करते हैं? डिफॉर्म होते हैं, डिस्प्लेस्ड होते हैं, अपने प्लेस को छोड़ते हैं। इसके कारण जो है उसके आकार, उनके आकार में परिवर्तन होता है। बट इन केस ऑफ रिजिड बॉडी ये जो डिफॉर्मेशन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल के पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। और जब तक किसी भी बॉडी के पार्टिकल के प्लेसेस में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उनके प्लेसेस में चेंजेस नहीं होगा, तब तक बॉडी के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इन केस ऑफ रिजिड बॉडी जो ये पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होते, इसलिए इनका आकार जो होता है, इनका जो शेप होता है, डिफॉर्म नहीं होता है। तो ऐसी अगर कोई बॉडी है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी है। वैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट आइडियल कंडीशन में हम रिजिड बॉडी मानकर कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा क्या होता है? दूरी होता है। दूरी हमारी क्या है? किसी भी पार्टिकल के द्वारा चले गए पथ की जो टोटल लंबाई होती है वही हमारा क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है।
इसके बाद बात आती है पाथ ऑफ मोशन। पाथ ऑफ मोशन क्या होता है, जैसे अब दूरी क्या होती है, हम देखते हैं कोई भी बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन प्रॉपरली चेंज करता रहता है। अगर उस चेंज ऑफ पोजीशन को पॉइंट से हम डिफाइन करें और सभी पॉइंटों को आपस में क्या करें, इंटरकनेक्ट करें, तो एक हमको पाथ मिलता है, एक हमको स्ट्रेट लाइन या जैसी भी लाइन हो, करो टाइप की एक लाइन ड्रा होती है, दैट्स लाइन आर कॉल्ड पाथ ऑफ पार्टिकल। इसके बाद स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, पोजीशन ऑफ द बॉडी। जैसे जनरली हम देखते हैं कुछ बॉडी रेस्ट पोजीशन में ही है, कुछ बॉडी मोशन पोजीशन में ही है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। स्टेट ऑफ मोशन, जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को समय के साथ दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर चेंज कर रही हो, तो उस पहली बॉडी को हम क्या कहते हैं कि यह बॉडी स्टेट इन मोशन में है, मीन्स गति अवस्था में है। रेस्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट में क्या होता है, जब कोई बॉडी समय के साथ दूसरे बॉडी के सापेक्ष यदि अपने पोजीशन को परिवर्तित ना करती हो, तो फर्स्ट बॉडी को हम क्या कहते हैं कि यह बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन में है। इसके बाद हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ज्यादातर लोग जो है कंफ्यूज्ड होते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ ऑफ द पाथ आर कॉल्ड डिस्टेंस। वही चीज हम डिस्प्लेसमेंट में भी करते हैं, लेकिन अंतर ये होता है, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक निश्चित दिशा में किसी बॉडी के द्वारा जो दूरी तय की जा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता। दूसरा क्या डिफरेंस है, जैसे हम स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आगे आपको बताएंगे, ये पढ़ते हैं, तो जो हमारा ये डिस्टेंस होता है, ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होती, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की हम कहीं बात ही नहीं करते हैं, केवल हमको मैग्नीट्यूड इसमें मिलता है। वहीं डिस्प्लेसमेंट के केस में हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मास। मास मीन्स द्रव्यमान। द्रव्यमान हमारा क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में पदार्थ की कितनी मात्रा है, वही हमारा क्या कहलाता है, मास कहलाता है। इसके बाद हमारा आता है वेट। वेट क्या है, वेट हमारा एक प्रकार का फोर्स होता है। जनरली हम जैसे देखते हैं कोई भी बॉडी हवा में हमने उछाला, तो कुछ टाइम बाद बॉडी पुनः जो है पृथ्वी तल पर आ जाती है। तो व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण ये है कि प्रत्येक कण को या प्रत्येक बॉडी को जो पृथ्वी होती है वो अपने तरफ आकर्षित करती है। तो जिस फोर्स के द्वारा पृथ्वी प्रत्येक कण को या प्रत्येक बॉडी को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, वही फोर्स हमारा क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। वेट को जनरली हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है या गुणनफल होता है मास और गुरुत्वीय त्वरण का, इसलिए W = mg लिखते हैं। क्योंकि जो वेट हमारा है यह भी एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद बात आती है स्पीड की। स्पीड हमारी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी जो हमारा होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये कहलाता है स्पीड। स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी हमारा जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेलोसिटी कहते हैं, जिसे जनरली हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, त्वरण, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक हमारा है रिटार्डेशन। जो हमारा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है, सेम ही है, बस डिफरेंस ये होता है, जैसे अगर हम एक्सेलरेशन को देखें तो यहाँ पर फार्मूला लिखा है चेंज इन वेलोसिटी, तो हमने क्या बोला, वेग परिवर्तन की दर को। तो वेग परिवर्तन की दर जो होती मीन्स वेग में परिवर्तन हो, तो परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, एक असेंडिंग ऑर्डर में, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीन्स एक तो आप बढ़ते हुए क्रम में जाइए कम से अधिक की तरफ, एक आप अधिक से कम की तरफ।
उसके आधार पर ये दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है एक्सेलरेशन और एक हमारा होता है रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन के केस में हमेशा वेग में वृद्धि होती है। तो अगर ऐसा कहीं पर हो रहा है तो उसे हम त्वरण कहेंगे। अगर कहीं पर जो है वेग में कमी हो रही, मीन्स वृद्धि ना हो कि हम अधिक से कम की तरफ आ रहे हैं, तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं, इसको हम मंदन कहते हैं। और मंदन का जो साइन होता है ये हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम हम इसमें आते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा है वर्क। वर्क हमारा क्या होता है, वर्क हमारा जो होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड वर्क। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट हम कौन सा लेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, जैसे हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, तो कभी कभी हम देखते हैं बॉडी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रही, कभी कभी उस डायरेक्शन में ना डिस्प्लेस्ड होकर किसी और डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो जा रही। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कब वर्क इसको कहेंगे, जब फोर्स के कारण जिस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं अगर उसी दिशा में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट और जिस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। इसके बाद हमारा आता है जो ये जैसे मास है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, ये कौन सी क्वांटिटी हमारी है। तो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, एक हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जो हमारी होती है ये क्या होता है, किसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, किसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। देयर आर माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसको हम अदिश राशि कहते हैं। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड ओनली, कहने का ये मतलब कि उसी राशि को, उसी भौतिक राशि को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे जिसमें केवल मैग्नीट्यूड ही होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, परिमाण का मतलब जैसे क्या हो गया, हम कोई भी चीज मार्केट में परचेज करने गए, जैसे सब्जी लेने गए, 10 kg हो गया, 20 kg हो गया, लीटर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, ये जो न्यूमेरिक क्वांटिटी है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटी केवल जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा। तो जिस भी क्वांटिटीज में ये चीजें पाई जाएंगी ओनली परिमाण, ओनली मैग्नीट्यूड, तो उसे हम स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। जैसे आपका वर्क हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, स्पीड हो गया, और भी है। इसके बाद हमारा आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज के अंतर्गत वो राशियां आती हैं जिनका परिमाण तो होता ही है, उसके साथ साथ उसमें दिशा भी होती है। तो जिस क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हो उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा, ये चीजें हमारा हो गया। इसके बाद फिर हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमने वेक्टर क्वांटिटी में आपको ये बताया कि मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को हम एक ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो अब इसको हम जो है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चूंकि वेलोसिटी हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब कह दिया गया कि इसको आप रिप्रेजेंट करिए, तो इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम कोई एक पैमाना मान लेते हैं, उस पैमाने के अनुसार उतनी लंबी लाइन हम खींचते हैं। तो जो लेंथ ऑफ द लाइन होगा वो हमारा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अब उस लाइन के किसी एक छोर पर हम एरो लगा देंगे, वो जो एरो हमारा होगा वो उस वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके आगे और आप पढ़ेंगे और इसके पिछली कक्षाओं में आप पढ़ते भी आए हैं, जैसे यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है। तो जैसे हम आपका एक प्रत्येक व्यक्ति का एक आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी का मतलब आपको कैसे जाना जा रहा है। तो
तो हमको कैसे जाना जाता है, हमको एक नाम के द्वारा जाना जाता है, आपका जो भी राम श्याम जो भी नाम है, तो आपकी आइडेंटिटी क्या हो गई, ये आपका नाम हो गया। सेम इसी प्रकार से जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इनकी भी एक आइडेंटिटी होती है, इनको भी पहचानने का एक तरीका होता है। उसी आइडेंटिटीज को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यूनिट जो हमारी होती है दो प्रकार की होती है, एक फंडामेंटल्स यूनिट होती है, एक हमारी डेराइव्ड यूनिट होती है। फंडामेंटल्स यूनिट हमारी क्या होती है, फंडामेंटल्स यूनिट हमारी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी पर निर्भर नहीं होती, पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं। जैसे आप लेंथ ले लीजिए, मास ले लीजिए, टाइम ले लीजिए। इसके बाद हमारा आता है डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न का मतलब जिसका उत्पन्न किसी दूसरे की सहायता से हुआ हो। तो जो हमारा डेराइव्ड यूनिट होता है ये इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ये पूरी तरह से फंडामेंटल यूनिट्स पर ही डिपेंड होती है। तो ओवरऑल जो हमारा डेराइव्ड यूनिट होता है वह यूनिट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट फंडामेंटल यूनिट की सहायता से करते हो। तो ऐसी यूनिट जो हमारी होती है वो डेराइव्ड यूनिट कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे एरिया, एरिया का आप यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे। वॉल्यूम का आप क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब लिखेंगे। अब अगर आप मीटर को देखें तो मीटर क्या आपका है, ये फंडामेंटल्स में आता है। तो एरिया की यूनिट विदाउट फंडामेंटल यूनिट हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते। तो इस प्रकार की जितनी भी यूनिट्स आएंगी वो हमारी डेराइव्ड यूनिट आएंगी। थैंक यू।